नमस्कार, मैं हूं ऋषि। दिन भर में ढेरों खबरें आप देखते होंगे। आप तक खबरें आने के कई सारे सोर्स हैं। इनमें से बहुत सी खबरें आपके काम की होती हैं, जो आपके मानस में पैबस्त हो जाती होंगी। कई सिर्फ आपके मन से टकराकर लौट जाती होंगी। कुछ के मायने आपको फौरन समझ आ जाते होंगे, कुछ के निहितार्थ तत्काल आपको समझ में नहीं भी आते होंगे। आपकी सहूलियत के लिए बीएसटीवी लेकर आया है दिन भर की प्रमुख खबरों का निचोड़। खबर क्या है, क्यों है, इसका मूल मंतव्य क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है, यह सारा विश्लेषण आपको सिर्फ आधे घंटे में देखने को मिलेगा। इसे देखिए तो आपकी दिन की बड़ी खबरों की जिज्ञासाएं यूं ही शांत हो जाएंगी। हर दिन इसी वक्त आपके लिए हम लेकर आते हैं खबरों का बेहतरीन विश्लेषण, ताकि आप भी कह सकें कि खबर तो यह है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस कार्यक्रम की और बताते हैं आपको कि खबरें कौन कौन सी हैं आज आपके लिए। तो आज आपके लिए इस खास पेशकश में 3 खबरें हैं। पहली खबर, जिसके बारे में आपको अभी तक जानकारी हो गई होगी, वन नेशन में कैसे होगा वन इलेक्शन, इसके अलग अलग पहलू, वो हम आपको बताएंगे, उन्हें आप देखेंगे इस कार्यक्रम में। अगली खबर जो है वो होगी अपनों से घिरे मंत्री जी। जी हां, वीरेंद्र खटीक मंत्री जी से लेकर ये जुड़ी हुई ये जो खबर है वो आपको हम बताएंगे, इसके मायने बताएंगे, खबर क्या है और भी सारी चीजें। और जो तीसरी है वो ये कि क्या ये भाषा ठीक है। स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के एक बयान के इर्द गिर्द ये पूरी खबर होगी। तो ये 3 खबरें जिनका विश्लेषण अगले आधे घंटे आपके लिए। तो पहली खबर, वन नेशन में कैसे होगा वन इलेक्शन। ये खबर मैं आपको बताऊं उसके पहले थोड़ा सा इतिहास में लेकर आपको चलता हूं। स्वामी विवेकानंद ने अपनी समुद्र यात्रा अभियान पर 18 मई 1895 को द बंगाली पत्रिका को दिए हुए एक इंटरव्यू में कहा था कि समाज एक ऐसा संगठन है जो प्रगति के अपरिवर्तनीय नियम का पालन करता है और परिवर्तन, विवेकपूर्ण और सतर्क परिवर्तन जनहित के लिए और वास्तव में सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए आवश्यक है। मैंने स्वामी विवेकानंद के इस कथन का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह कथन एक बार फिर प्रकाशित हुआ है HLC रिपोर्ट 2024 के 329वें पन्ने पर। वो रिपोर्ट जो देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने तैयार की है, देश में एक चुनाव कराने की सिफारिशों को लेकर। इस प्रस्ताव को बुधवार को मोदी कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है। कमेटी ने बीते मार्च में ही अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब इसका अगला चरण जो बाकी है वो है संसद में से प्रस्तुत करना। वहां से यदि सब कुछ ओके होता है तो फिर साल भर चुनावों के मौसम से आप भी बचे रहेंगे और नेता अधिकारी भी। मोदी सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। रामनाथ कोविंद कमेटी को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो देश में एक साथ चुनाव करवाने की संभावनाओं पर रिपोर्ट दें। समिति ने अपनी रिपोर्ट इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी थी। बुधवार को मोदी कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट पर चर्चा की गई और सैद्धांतिक तौर पर इस रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि कमेटी की सिफारिश पर देश के सभी मंचों पर इस पर चर्चा की जाएगी। सभी नौजवानों, कारोबारियों, पत्रकारों समेत सभी संगठनों से इस पर बात होगी। इसके बाद इसे लागू करने के लिए ग्रुप बनाया जाएगा, फिर कानूनी प्रक्रिया पूरी कर इसे लागू किया जाएगा। इस खबर के और क्या कुछ पहलू हैं उन तक मैं जाऊं, उनसे आपको रूबरू कराऊं, उसके पहले क्या कहा अश्विनी वैष्णव ने, पहले आप वो सुन लीजिए, फिर बाकी चीजें। 1951 से 1967 तक इलेक्शन साइमल्टेनियसली होते थे। उसके बाद में 1999 में लॉ कमीशन ने अपनी 170th रिपोर्ट में रिकमेंड किया था कि वन इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन 5 years होना चाहिए, जिससे कि देश में डेवलपमेंट चलता रहे। जो बहुत सारा खर्चा होता है इलेक्शंस के कारण वो न हो, इसीलिए हाई लेवल कमेटी गठित की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री रामनाथ कोविंद जी, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड दैट कमिटी एक्सटेंसिवली कंसल्टेड अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ stakeholders including political parties, judges, constitutional experts, large number of experts from various fields. इन सब के एक्सटेंसिव कंसल्टेशन के बाद में एक रिपोर्ट सबमिट की थी
वो रिपोर्ट आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, ये वेबसाइट आपके सामने रखा हुआ है और आप यहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना। चलिए अब कुछ और छोटी मोटी चीजें जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। पहले तो आपको ये बताते हैं कि एक देश एक चुनाव की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट है क्या। वन नेशन वन इलेक्शन, लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव, सभी राज्यों के चुनाव जो हैं वो एक साथ होंगे। इसका मतलब यह है कि संसद के निचले सदन यानी लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी कराए जाएं। इसके साथ ही स्थानीय निकायों यानी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ में हो जाएं। इसके पीछे विचार यह है कि ये चुनाव एक ही दिन या फिर एक निश्चित समय सीमा में कराए जा सकते हैं। और चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि एक देश एक चुनाव से चुनाव का खर्च घट जाएगा। अलग अलग चुनाव कराने पर हर बार भारी भरकम राशि खर्च होती है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन और सुरक्षा बलों पर बोझ पड़ता है क्योंकि उन्हें हर बार चुनाव ड्यूटी करनी पड़ती है। एक बार में चुनाव निपट जाने पर केंद्र और राज्य सरकारें कामकाज पर फोकस कर सकेंगी, बार बार वो इलेक्शन मोड में नहीं जाएंगी और विकास के कामों पर ध्यान दे सकेंगी। एक और बड़ी चीज कि एक ही दिन चुनाव होने से वोटरों की संख्या भी बढ़ेगी क्योंकि उन्हें यह नहीं लगेगा कि चुनाव तो आते ही रहते हैं, वो घरों से निकलकर अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने में रुचि दिखाएंगे। ये बात इसलिए मैंने आपसे कही क्योंकि बार बार चुनाव होने से, चाहे वो निकायों के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, कुल मिलाकर वोटर्स को ये बार बार लगता है कि कितनी बार वो चुनाव दे। कई बार ऐसा होता है कि अपने वोटिंग सेंटर पर वो नहीं होते हैं, किसी दूसरी जगह पर होते हैं और इस तरह से उन्हें वोट करने के लिए आने में असुविधा होती है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लागू होता है तो वोटर्स को भी एक बार में ही हर चुनाव में भाग लेने का मौका मिल जाएगा। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन की कुछ चुनौतियां भी हैं। जी हां, ये इतना आसान नहीं होगा क्योंकि चुनौतियों को कैसे सुलझाया जाएगा ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। चुनौतियां मसलन इलेक्शन कैसे होगा और इसको लेकर संविधान और कानून में बदलाव कैसे होगा, उस पर क्या कुछ तय किया जाएगा। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, जाहिर बात है। इसके बाद इसे राज्य विधानसभाओं से भी पास कराना होगा क्योंकि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव अगर एक साथ होने हैं। वैसे तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का, माफ कीजिए, इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, पर इन्हें पहले भी भंग किया जा सकता है। अब ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि अगर लोकसभा या किसी राज्य की विधानसभा भंग होती है तो एक देश एक चुनाव का क्रम कैसे बनाए रखे। मान लीजिए मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे और लोकसभा चुनाव 2024 में, और अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो जो आने वाला चुनाव होगा उसमें ये जो गैप है कुछ महीनों का, उसे कैसे मैनेज किया जाएगा। दूसरी बड़ी चीज, हमारे देश में ईवीएम और वीवीपैट से चुनाव होते हैं जिनकी संख्या सीमित होती है। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने से इनकी संख्या पूरी कैसे होगी, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। एक साथ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होंगे तो ज्यादा मशीनें लगेंगी, ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनको पूरा करना भी एक चुनौती है। फिर एक साथ चुनाव के लिए ज्यादा प्रशासनिक अफसरों की, ज्यादा सुरक्षा बलों की जरूरत होगी, उन्हें पूरा करना भी एक बड़ा सवाल बनकर सामने आएगा। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रमुखता से शामिल किया था। वन नेशन वन इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले से अपने भाषण में भी एक देश एक चुनाव की वकालत की थी। उनका कहना था कि देश में बार बार चुनाव से विकास में बाधा आती है। उन्होंने ये भी कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। उन्होंने देश के सभी राजनीतिक दलों से आग्रह किया था कि देश की प्रगति के लिए इस दिशा में आगे बढ़ें और इस बारे में फैसला जरूर लें। हालांकि आपके जानने के लिए एक ये बात भी जरूरी है कि देश में पहले भी एक साथ लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। ये पहली बार नहीं होगा अगर हुआ तो। आजादी के बाद साल 1950 में देश में गणतंत्र लागू हुआ तो साल 1951 से 1967 के बीच के चुनाव 5 साल में होते रहे। तब लोकसभा के साथ ही राज्य विधानसभाओं के भी चुनाव होते थे।
साल 1952, 1957, 1962 और 1967 में एक साथ ही चुनाव कराए गए। इसके बाद हुआ ये कि कुछ राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कुछ नए राज्य बने। अब 1967 तक जब सारी चीजें व्यवस्थित थीं, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो रहे थे, पुनर्गठन और नए राज्य बनने के बाद ये क्रम टूट गया, अलग अलग समय पर चुनाव होने लगे। तो कुल मिलाकर 1951 से लेकर 1967 तक का समय जो था, उस समय में भी वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट देश तो देख चुका है। अब थोड़ा सा इसके डीप एंगल को भी समझ लेते हैं जो राजनीति और नेताओं से जुड़ता है कि इस पहलू पर यह फैसला क्या असर डालेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सभी राजनीतिक दलों के अलग अलग विचार हैं और इसीलिए इस पर एक राय नहीं बन पा रही है। मोटे तौर पर समझिए, राजनीतिक दलों का यह मानना है कि ऐसे चुनाव से राष्ट्रीय दलों को तो फायदा होगा, लेकिन क्षेत्रीय दलों को इससे नुकसान होगा। इसीलिए खासकर जो क्षेत्रीय दल हैं वो इस तरह के चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। इनका यह भी मानना है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था की गई तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने राज्य स्तर के मुद्दे दब जाएंगे। और यह वाजिब बात भी है। वाजिब बात इसलिए क्योंकि अगर राज्यों के मुद्दे दब जाते हैं तो इससे राज्यों का विकास प्रभावित होगा। ये बात विचार करने लायक तो है ही, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि भारत अकेला ऐसा पहला कोई देश नहीं होगा जहां पर इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। आपको जानकर शायद हैरानी हो या आपकी जानकारी में हो, यह भी हो सकता है, अमेरिका, फ्रांस, स्वीडन, कनाडा, ये तमाम देश हैं जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन लागू है। अमेरिकी चुनाव की चर्चा आप सुन रहे होंगे, कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला है। वहां पर भी हर 4 साल में एक निश्चित तारीख को ही राष्ट्रपति, कांग्रेस और सीनेट के चुनाव कराए जाते हैं। यहां एकीकृत चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए देश के सभी सर्वोच्च कार्यालयों के चुनाव एक साथ होते हैं और इसके लिए संघीय कानून का सहारा लिया जाता है। मतलब ये पॉसिबल तो है, संभव तो है, लेकिन भारत में किस तरह से ये फिजिबल होगा, देश में जबकि हर साल कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे होते हैं, उस देश में, इतने बड़े देश में उस एकीकृत चुनाव प्रणाली को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि ये थोड़ा भी लंबा समय है, देखने में होगा कि कैसे कैसे पहले इस पर केंद्र और फिर राज्य सरकारें फैसला लेती हैं, लेकिन ये सब कुछ देखना बेहद दिलचस्प जरूर होगा। चलिए अब बात करते हैं उन मंत्री जी की जो अपनों से ही घिर गए हैं। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक के खिलाफ उनकी ही पार्टी बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। शुरुआत की पूर्व मंत्री मानवेंद्र सिंह ने। उन्होंने आरोप लगाया कि आपराधिक छवि वाले नेता को खटीक ने अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है, वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। फिर इसके समर्थन में आई छतरपुर से बीजेपी विधायक ललिता यादव। उन्होंने वही आरोप तो दोहराए, साथ ही यह भी कह दिया कि सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का अपनी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी विधायक के साथ सामंजस्य ही नहीं, जिस कारण से सभी विधायक उनसे परेशान हैं। ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सामने आए भारतीय जनता पार्टी के विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री राहुल लोधी। सभी के आरोप एक ही जैसे। आरोपों में आम राय दो बातें साबित करती हैं, या तो वे आरोप सही हैं या फिर लगाने वाले एक मत है। सच्चाई क्या है ये तय करना हमारा काम नहीं है, भाजपा संगठन का काम है। पहले सभी के आरोप सुन लीजिए, सभी की छोटी मोटी जो प्रतिक्रियाएं जो आई हैं उनको पहले आप जान लीजिए और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे। जो शासकीय योजना है उनमें दखलंदाजी, जो योजना विधायक लोग अपने कार्यशैली से लेके आए हैं उनमें भी हस्तक्षेप। तो अपने अपने अधिकार हैं, अपना अपना काम करें। सबके निधि हैं, सबकी योजनाएं हैं। जो योजना जो अपनी निधि जिसकी हो वो अपने हिसाब से खर्च करे और पब्लिक में दे। अब जो विधायक अपनी निधि लेके आए और उसमें कोई और उसको डिस्टर्ब करे तो दूसरे के में जब विधायक नहीं कर रहे हैं डिस्टर्ब तो उनके में भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन कर रहा है? अब ये आप लोग अंदाज लगाएं काहे के लिए बनाए होंगे। प्रशासन को सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए ऐसा है, जो हमारे मानवेंद्र सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, उनके बेटे विधायक हैं, सीनियर नेता हैं, उन्होंने जो बयान दिया है तो उन्होंने जो कहा है वो कहीं हद तक सत्य है।
सच इसलिए है कि हमारे जो टीकमगढ़ क्षेत्र के सांसद जी माननीय वीरेंद्र कुमार जी केंद्रीय में मंत्री भी हैं, लेकिन उनको कम से कम ऐसे देख के प्रतिनिधि बनाना चाहिए। कांग्रेस के एजेंट रहे, वो भी आज सांसद प्रतिनिधि हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने विधायक को भी टिकट दिया है, तो भाजपा का विधायक भी है और भाजपा का सांसद भी है। लेकिन जो कांग्रेस के एजेंट रहे हैं, इन लोगों को सांसद प्रतिनिधि बनाया जाए, रिकॉर्डेड चीज़ है, तो ये न्यायोचित नहीं है। तो इसका जवाब दिया मंत्री जी ने भी, वो भी बड़ी दबंगी के साथ। उन्होंने कहा कि आरोप लगाने वालों को कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैं उन्हें खुली चुनौती देता हूं। एक आरोप सिद्ध करके बता दें, मैं हर तरह की सजा भुगतने तैयार हूं। आगे उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति को तकलीफ केवल इसलिए हो रही है कि वो वहां जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, मैंने उन्हें रुकवाया है। उससे तड़प कर इस तरह के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। मैं केवल उनको नहीं, उनके पूरे खानदान को चुनौती देता हूं कि पूरा खानदान और उनके जितने रिश्तेदार हैं, एक आरोप सिद्ध करके बता दें। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा को ये बहुत सहज बात लग रही है। वो भी उसी के पास के इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहले उनका बयान आपको सुनाते हैं और फिर उसके आगे की बात। अब ये तो आप ही लोग जानो, उनसे पूछो जाके, मतलब कौन किसका क्यों विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा है कि आपने अपराधियों को सांसद प्रतिनिधि बना दिया। कतरी ओढ़कर घी पीने वालों को शब्दों को नाप तोल कर जो है ना प्रयोग करना चाहिए। और आयातित लोग अगर मतलब कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे, जिनका स्वयं का जो है ना कि वो कितना उनको समय कितना हुआ, ऐसे व्यक्ति अगर कार्यकर्ताओं को सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हमारा कार्यकर्ता पीढ़ियों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, कर रहा है और करेगा। और उसके प्रति कहीं जरा से भी अन्याय होगा तो उस अन्याय के विरुद्ध चाहे हमें शासन से बात करना पड़े, चाहे किसी अन्य व्यक्ति से, हम कार्यकर्ता का अन्याय नहीं होने देंगे। देखिए, ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपराधी हैं, तो इसको देखने का विषय जो है ना वो कानून का है। पार्टी का कार्यकर्ता जो वर्षों से पार्टी का काम करता चला आ रहा है, वो कल तक अपराधी नहीं था और आज अचानक जो है ना अपराधी हो गया। लगातार सरकारों में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन आपने जो कहा है, कभी कभी मनुष्य है, मनुष्य होने के नाते से जहां इतना बड़ा मूव हो तो छोटी छोटी बातें कभी होती रहती हैं, लेकिन हमारी व्यवस्था है। मेरी सबसे बात हो गई है। बिल्कुल मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक वर्किंग सिस्टम पर काम करने वाला दल है। मैं ये नहीं कहता हूं कि हम 100% आइडियल हैं, कहीं लेकुना हो सकता है। मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य होता है, तो इसलिए पर पद्धति के अनुरूप हमें उस व्यवस्था में इन चीजों का समाधान करने का व्यवस्था है। इसलिए सामान्य बातें होती रहती हैं। वो मेरी बात सबसे उनसे भी हो गई, इनसे भी हो गई, जो रूटीन काम है, इसे चलता रहता है। अब ये तो तय है कि आरोप लगाने वाला या आरोपों को झेलने वाला, दोनों पक्ष में कोई एक पक्ष सच बोल रहा है। किसका सच ज्यादा तथ्यपरक है, ये तय करेगी तो पार्टी ही। मगर पार्टी इस वजह से मुतमईन है कि पानी अभी खतरे के निशान से ऊपर गया नहीं। देखा जाएगा कि किस बांध के कितने गेट खोलकर जल स्तर को मेंटेन किया जाता है। लेकिन उद्घोष के साथ लगाए जाने वाले आरोप एक व्यक्ति नहीं बल्कि पार्टी को ही मुश्किल में डालते हैं। इसी सितंबर की 3 तारीख को इंदौर मनमाड़ रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। पत्रकारों से मुखातिब थे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव। एक सवाल पूछा गया कि प्रदेश सरकार अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या कर रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि उनके लिए जितना बेहतर हो सकेगा हम करेंगे। सीएम डॉक्टर यादव ने अपनी बात में यह भी जोड़ा कि जब मैं खुद भी शिक्षा मंत्री था तब मैंने भी इस मामले में कई पत्र लिखे थे, जिन भावनाओं के आधार पर ऐसी व्यवस्थाओं को लेकर हम आगे बढ़ते भी हैं। अब जबकि मेरी भूमिका बदल गई है तो बदली हुई भूमिका में इस मामले को लेकर जितना बेहतर और अच्छा हो सकेगा वो करेंगे। ये संवेदनशीलता सरकार के मुखिया की भाषा में तो साफ झलकती है और झलकनी भी चाहिए, लेकिन स्कूल शिक्षा मंत्री की भाषा में आज ये संवेदनशीलता कुछ गायब सी नजर आई। पहले आप सुन लीजिए कि स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह अतिथि शिक्षकों के लिए क्या कह रहे हैं। अतिथि शिक्षक नियमितीकरण क्यों, नाम क्या है उनका, अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? सर, उन्होंने कहा मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं
उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। और जब विभाग ये मानता है कि अतिथि शिक्षक हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए उसको भी चिंता नहीं करना चाहिए। जहां तक उनके असंतोष की बात है, आप कल्पना करिए कि वो कहते पिछले साल 68,000 अतिथि शिक्षक थे, इस बार हमारे कम बचे हैं। तो हमारा जो शिक्षक जहां बच्चे नहीं है वहां पर पदस्थ था, उसको हमने निकाल के जो खाली जगह है अतिशेष में वहां ले जाने का काम किया। तो सुना आपने, वो कह रहे हैं कि नाम क्या है उनका, अतिथि। आप हमारे यहां मेहमान बनकर आओगे तो घर पर कब्जा करोगे क्या? 8,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 10 सितंबर को भोपाल में तिरंगा यात्रा निकालकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। बारिश के बीच प्रदर्शन 6 घंटे तक चला था। अतिथि शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भी मुलाकात कर चुका है, लेकिन अब तक बात नहीं बनी। पहले से ही अतिथि शिक्षक राज्य सरकार के खिलाफ नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर काफी आक्रोशित हैं। शिक्षा मंत्री ने अतिथि शिक्षकों के खिलाफ इस प्रकार का बयान देकर आग में घी छिड़कने का काम जरूर किया। अतिथि शिक्षकों की अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आवाज उठाने का काम किया जा रहा है और ये बात भी ठीक है कि सरकार उनके विषयों के निराकरण के लिए प्रयासरत है। माफ कीजिए, दोनों ओर से बातचीत के प्रयास जारी हैं, लेकिन इस बीच में स्कूल शिक्षा मंत्री का यह बयान और उसमें भी कब्जा कर लेने जैसी बातें इन सारे प्रयासों पर पानी फेरती सी दिखती हैं। इसलिए भी क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि बातों ही बातों में प्रदेश के मुखिया, सरकार के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ये साफ कहते हैं कि उन्हें इस बात का भान है कि अतिथि शिक्षकों के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो जो कर रहे हैं उससे और बेहतर करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ राव उदय प्रताप सिंह, जिनके पास स्कूल शिक्षा मंत्रालय है, उनकी ये बयानबाजी ऐसी संवेदनशीलता को जरूर ठेस पहुंचाने का काम करती नजर आती है। तो आज खबर तो ये है, मैं फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और ताजा खबरों के लिए बने रहिए BS टीवी के साथ। नमस्कार।